कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज की 9 और 10 अगस्त की वो रात सभी को याद होगी, शायद पूरे देश को भी याद होगी। उस दिन एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और इसके बाद ये मामला पूरे देश में चर्चाओं में थी। सभी टीवी चैनलों पे चल रही थी, सभी न्यूज़ पोर्टल पे थी, सभी अखबारों में सुर्खियों में थी और हर किसी के जुबान पर एक ही बात चल रही थी कि जो ट्रेनी डॉक्टर का हत्यारा है उसे जल्द से जल्द कम से कम समय में फांसी के तख्ते तक चढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर आज हम बात करें 19 दिसंबर 2024 की, तो इस घटना को हुए करीब 4 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अगर इस मामले में देश की किसी भी जनता से कोई अपडेट पूछी जाए तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बता पाए कि इसमें क्या अपडेट है। हालांकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी आड़े हाथ लिया था, लेकिन इस मामले में 4 महीने से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई इसमें फैसला, कोई रिजल्ट नहीं आया है। हम बात करें अगर, तो इन दिनों भी एक मामला काफी सुर्खियों में चल रहा है, काफी चर्चाओं में चल रहा है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी के आत्महत्या की। जिस तरह से बेंगलुरु के एआई इंजीनियर ने वीडियो बनाया और 24 पन्नों का पत्र लिखा, उसके बाद ये घटना, ये मामला हर इंसान, इंडिया के हर एक इंसान के जुबान पे रहती है। यहाँ तक कि जो विदेश में बैठा व्यक्ति मोबाइल चला रहा होता है, मोबाइल के माध्यम से न्यूज़ देख रहा होता है, उसके भी जुबान पे रहती है। हर कोई यही चाहता है, पूरे इंडिया का व्यक्ति यही चाहता है कि एआई अतुल सुभाष मोदी के इस मामले में जल्द से जल्द कोई अच्छी अपडेट आनी चाहिए, कोई अच्छा फैसला आना चाहिए और जो अपराधी हैं उन्हें कम से कम समय में अच्छी और बढ़िया सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के बाद जो अतुल सुभाष की पत्नी यानी कि निकिता सिंघानिया होती है, उसने जो पुलिस को बयान दिया, उस बयान को देखकर, सुनकर ऐसा लगता है कि अब यह मामला दलीलों पर नहीं बल्कि अब सबूतों के आधार पर ही चल पाएगा। हालांकि अदालत भी इस बात को मानती है कि 100 अपराधी बच जाएं, छूट जाएं, लेकिन किसी एक को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए अदालत भी मानती है कि अदालत दलीलों पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर चलती है। यहाँ पर जो लोग बातें कर रहे हैं वो सिर्फ इमोशनल बातें कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं। यानी कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ने पुलिस को जो बयान दिए, जो बातें बताई, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो बचकर इस मामले से निकल जाएगी। आज की इस कहानी से यही समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ने पुलिस को बयान में ऐसा क्या बतलाया, ऐसा कौन सा दांव खेला जिसकी वजह से पुलिस भी अचंभित हो गई। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की। दरअसल जौनपुर शहर की जो महिला है वो अपने मोबाइल में सोशल मीडिया का पन्ना पलट रही होती है। जैसे ही वो पन्ना पलटते पलटते आगे बढ़ती है, अचानक से उसको एक वीडियो मिल जाता है। वो उस वीडियो में देखती है कि एक लड़का होता है, वो अपने कान में हेडफोन लगाया होता है। उस लड़के की कहानी सुनकर, उस लड़के का वीडियो देखकर वो महिला अचानक से रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है। फिर जैसे ही धीरे धीरे आगे का पन्ना बढ़ाती है, आगे का पन्ना देखती है, तो उसे 3 से 4 नाम दिखाई देते हैं, वो जो काफी तेजी से वायरल हो रहे होते हैं। दरअसल वो तीनों नाम से वो परिचित होती है। पहला नाम होता है निकिता सिंघानिया, जो कि अतुल सुभाष की पत्नी होती है। दूसरा नाम होता है निशा सिंघानिया, जो कि अतुल सुभाष की सास होती है। और तीसरा नाम होता है अनुराग सिंघानिया, जो कि अतुल सुभाष का साला होता है। और चौथा नाम होता है सुशील सिंघानिया, जो कि निकिता सिंघानिया का चाचा होता है, यानी कि अतुल सुभाष का चचेरा ससुर होता है। वो महिला जो होती है वो इन तीनों नामों से भली भांति परिचित थी, क्योंकि वो महिला जो होती है वो जौनपुर शहर की रहने वाली होती है और ये तीनों के तीनों, ये चारों जौनपुर शहर के ही रहने वाले होते हैं। तभी उस महिला ने अपने जानने वाले को, अपने मिलने वाले को फोन मिलाया और फोन मिलाकर पूछती है कि मैं अभी एक न्यूज देख रही हूं, जो मैं न्यूज देख रही हूं ये क्या सच है? करीब उस वक्त 9 दिसंबर 2024 के आसपास का वाकया रहा होगा। वो उस जानने वाले से पूछती है कि क्या ये न्यूज़ हमारे जो पड़ोसी हैं, जिनको मैं अच्छी तरह से भली भांति से जानती हूँ, ये क्या न्यूज़ उन्हीं की है? उधर से वो व्यक्ति कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, ये तो पूरे देश को ही पता है। दरअसल वो जो महिला होती है वो उस निकिता सिंघानिया के माँ की
बहुत ही खास सहेली होती है, दोस्त होती है, उसकी पड़ोसी होती है। वो व्यक्ति कहता है ये मामला, ये वीडियो तो पूरा देश देख रहा है, पूरे देश को इस बारे में पता है, तुम्हें नहीं पता है? वो कहती है, उसकी दोस्त कहती है कि न जाने ऐसी कौन सी बात थी उसके साथ कि अपने दोस्त को ही नहीं बताया बल्कि पूरी दुनिया जानती है। वो कहती है ये तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। वो महिला कहती है कि मेरी बेटी के शादी हुए 4 साल हो गया है और हर वो बात मेरी बेटी के बारे में जानती थी, पूछती थी, और जब भी मैं उसके बेटी के बारे में पूछती थी कि वो कैसी है तो हमेशा वो वही बोल के टाल दिया करती थी कि बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से है, उसका परिवार बहुत ही अच्छा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है कि पूरा देश इस मामले को जान जाता है। दरअसल बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर होता है जिसका नाम अतुल सुभाष मोदी होता है। 9 दिसंबर 2024 को एक पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति है, एक इंजीनियर है जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है, अपनी जान दे दी है। बात होती है कि दरअसल उसने जान क्यों दी, तो पता चलता है कि वो अपने पत्नी से परेशान था, तंग आ गया था। उसकी पत्नी उसको इतना अधिक परेशान कर चुकी थी, इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया और अपनी जान दे दी। अगर हम अतुल सुभाष के बैकग्राउंड की बात करें तो अतुल सुभाष बिहार प्रदेश का एक समस्तीपुर जिला होता है। उसी जिले में एक बैनीपुरा रोड होता है, वहीं का वो रहने वाला होता है और बेंगलुरु में एआई इंजीनियर होता है। उसके जो माता पिता होते हैं, भाई होता है, वो गांव में ही रहते हैं। 2019 में अतुल सुभाष मोदी को मैट्रिमोनी साइट पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम निकिता सिंघानिया होता है, जो कि जौनपुर शहर की रहने वाली होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़की को देख कर अतुल सुभाष को लगता है कि काफी अच्छी है, पढ़ी लिखी है। उन दोनों की बात होती है, दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाता है। इसके बाद दोनों परिवार को पता चलता है। दोनों परिवार के मर्जी से 26 अप्रैल 2019 को वाराणसी के एक होटल में दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों की जिंदगी आराम से चल रही थी। दोनों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे आने ही वाली होती है कि तभी लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पे तकझक होने लगती थी, लड़ाई होने लगती थी, मारपीट होने लगता था। धीरे धीरे वक्त निकलता जाता है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद घर के लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद यहाँ से अतुल सुभाष के पत्नी निकिता सिंघानिया का असली रंग देखने को मिलता है और पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है। इसके बाद निकिता बेटे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष मोदी अलग हो जाते हैं, यानी कि निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष मोदी को छोड़कर अपने मायके यानी कि जौनपुर चली जाती है। जौनपुर जाने के बाद जौनपुर शहर के एक थाने में जाकर अपने पति अतुल सुभाष मोदी, सास और अपने ससुर और अपने देवर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, यानी कि वो बताती है कि मुझसे लगातार वो दहेज की मांग कर रहे हैं। इसकी वो एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है और ये मामला कोर्ट में चला जाता है। लेकिन मामला यही नहीं थमता है। निकिता की तरफ से एक के बाद एक मुकदमे होते जा रहे थे, अतुल सुभाष के पास पहुंचते जा रहे थे। इसके बाद निकिता की तरफ से मुकदमा दर्ज होते जाता है और आगे फिर वो एक और मुकदमा दर्ज कराती है, लिखवाती है कि अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, साथ ही मारपीट करना और साथ ही निकिता के जो पिता होते हैं जिनकी मौत हुई होती है, उस मौत का जिम्मा भी वो अतुल सुभाष मोदी के खिलाफ ही एक मुकदमा दर्ज कराती है। तो अतुल सुभाष मोदी के खिलाफ एक हत्या का भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, यानी कि एक के बाद एक कुल 9 मुकदमे अतुल सुभाष मोदी के खिलाफ दर्ज हो जाते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति का बेंगलुरु से जौनपुर आना जाना, लगातार चक्कर लगाना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति इतना चक्कर लगाएगा तो थक ही जाएगा और परेशान हो जाएगा। इसके बाद जज मैडम के सामने बात चल रही होती है तो अतुल सुभाष मोदी कहता है कि मैडम, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है जब किसी व्यक्ति के ऊपर इतने सारे मुकदमे होते हैं और उसे इतना अधिक दौड़ना पड़ता है तो थक हार कर परेशान हो जाता है और कई लोग तो ऐसे हैं जो ऐसे में जान भी दे देते हैं। जब ये बात निकिता सिंघानिया सुनती है तो कहती है कि तुम क्यों नहीं अपनी जान दे देते। हालांकि जो जज साहबा होती हैं ये बात सुन रही होती हैं, बल्कि वहां पे उनको समझाना चाहिए था, टोकना चाहिए था, लेकिन वो समझाने के बजाय हंस रही थी, सुन रही थी। इसके बाद वो व्यक्ति बेंगलोर जाता है और बेंगलोर जाने के बाद 24 पन्नों का एक पत्र लिखता है और साथ ही 1 से 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। जैसे अपलोड करता है वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल होने लगता है। हर वो इंसान,
हर वो लोग, इंडिया का हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि विदेश में बैठा हर वो उस व्यक्ति के पास न्यूज पहुंच जाती है। इसके बाद वो कई लोगों को कटघरे में खड़ा कर देता है और कटघरे में खड़ा करने के बाद ये भी जाहिर करने की कोशिश करता है कि किस किस ने उसके साथ क्या क्या किया है, किस किस ने उसके साथ छल किया है। फिर वो एआई इंजीनियर अपनी जान दे देता है। जान देने के बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जैसे ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो अतुल सुभाष मोदी का जो भाई होता है विकास मोदी, वो बेंगलुरु के एक थाने में तहरीर देता है। उसके तहरीर के आधार पर बेंगलुरु पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। मुकदमा दर्ज होता है अतुल सुभाष मोदी की पत्नी निकिता सिंघानिया के खिलाफ, साथ ही उसकी सास निशा सिंघानिया के खिलाफ और उसका साला अनुराग सिंघानिया के खिलाफ, और साथ ही सुशील सिंघानिया के खिलाफ जो कि चचेरा ससुर होता है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है। फिर बेंगलुरु पुलिस जौनपुर आती है। जौनपुर आने के बाद सीधा निकिता सिंघानिया के घर पे पहुंचती है। जैसे ही पुलिस निकिता सिंघानिया के घर पे पहुंचती है, उससे पहले ही वो सभी के सभी अपना घर छोड़कर फरार हो चुके होते हैं। फिर बेंगलुरु पुलिस निकिता सिंघानिया घर पर एक नोटिस छपा करती है और उसमें लिखा होता है कि आप सभी अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। अगर सरेंडर नहीं करोगे तो आप सभी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को जो भी ठोस कदम उठाने होंगे, जो भी कोशिश करने होंगे, वो करेगी। इसके बाद ये मामला, ये बात, ये नोटिस और बेंगलुरु पुलिस की जौनपुर पहुंचने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो जाती है। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस निकिता सिंघानिया के साथ साथ उसके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जितने भी करीबी होते हैं, सभी के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया जाता है, ये देखने के लिए कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। तो फिर पता चलता है कि निकिता सिंघानिया ने अपने एक रिश्तेदार से बात की थी। हालांकि उस रिश्तेदार का भी मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगा होता है, जिससे कि पता चल जाता है। निकिता सिंघानिया को पुलिस 14-15 दिसंबर की रात गुरुग्राम के एक पीजी से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ निशा सिंघानिया और तुम्हारा भाई अनुराग सिंघानिया कहाँ है। तो पता चलता है कि वो दोनों प्रयागराज के एक होटल में छिपे हुए होते हैं। इसके बाद पुलिस सोचती है कि अब वहां अगर जाते हैं और उन सबको पता चलता है तो शायद वहां से भी वो दोनों फरार हो जाएंगे। इसके लिए पुलिस एक जाल बिछाती है, अपने दो वर्दीधारियों को भेष बदलकर, यानी कि एक को डॉक्टर बनाती है और एक को नर्स बनाकर उस होटल में भेजा जाता है। वो दोनों उस होटल में जाते हैं और जाने के बाद जो एंट्री रजिस्टर होता है उसमें अपना एंट्री कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि निशा सिंघानिया और उसका भाई अनुराग सिंघानिया उस होटल में एक कमरा नंबर होता है 111, उसमें छिपे हुए होते हैं। पुलिस की रेड पड़ती है और उन दोनों को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस उन तीनों को कहती है कि ऐसा है कि ये जो घटना हुआ है, ये जो मामला हुआ है, ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और वायरल भी चल रहा है और लोग काफी इस घटना से खफा हैं, दुखी हैं। अगर तुम तीनों को देखेंगे तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर कोई वार कर दे, कोई घटना हो सकता है, इसलिए जैसा कि हम लोग कहते हैं वैसा करो। और हालांकि पुलिस के कहने अनुसार वो तीनों वैसा ही करते हैं। पुलिस उन तीनों को प्रयागराज के हाई कोर्ट में पेश करती है और वहां से उनको न्यायिक हिरासत में लेकर के हवाई जहाज के माध्यम से बेंगलुरु लेकर जाती है। अब पुलिस उन तीनों से पूछताछ करती है, उन तीनों से कहती है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। जैसे पुलिस पूछती है वो तीनों एक साथ एक ही जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। निकिता कहती है कि जब मैं सुभाष से 3 साल पहले से ही अलग हूं, तो जब अलग हूं तो कोई बातचीत भी कभी मैंने नहीं किया, तो मैंने उन्हें कब उकसाया। वो बताती है कि हमारी कभी भी डायरेक्ट बात नहीं होती थी, जब भी बात होती थी तो वकीलों के माध्यम से ही बात होती थी। जब पुलिस पूछती है और कहती है कि तुमने 1 करोड़ की डिमांड की थी, फिर वो डिमांड बढ़कर 3 करोड़ हो जाती है। मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, जब भी बोलता है तो सच ही बोलता है। तो निकिता का जवाब आता है, निकिता कहती है कि मेरा पति अतुल सुभाष मोदी
खुद मेरा शोषण कर रहा था, इसीलिए मैं उसको छोड़कर अपने मायके यानी कि जौनपुर चली आती हूँ। वो कहती है कि मैं तो खुद उससे अलग रहती हूँ, अपने काम में आकर व्यस्त हो जाती हूँ। ये अलग सी बात है कि मैंने मुकदमा जरूर किया था, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने उसे कभी भी उकसाया नहीं। यहाँ तक कि वो कहती है कि मैंने कभी अतुल सुभाष से पैसे ही नहीं मांगे। अगर पैसे मांगने ही होते, पैसे ऐठ नहीं होते, तो मैं उसके साथ रहती और साथ रह करके ही पैसे ऐठ लेती। वो बताती है कि मैं पिछले 3 साल से खुद अलग रह रही हूँ। पहले अपने मायके जौनपुर में थी, फिर मैं दिल्ली आ गई हूँ। फिलहाल मैं यहीं पे काम करती हूँ। मैं अतुल से पैसे क्यों मांगूंगी, बल्कि वो मुझे खुद दहेज के लिए हमेशा टॉर्चर करते थे, मुझे मारते और पीटते थे। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बताया था कि मेरी बीवी मुझे खुद छोड़कर चली गई थी। यहाँ तक कि 3.5 सालों से मैं अपने बेटे व्योम से कभी मिला ही नहीं, उससे मुझे बात भी करने नहीं दी जाती है। मैं तो यहाँ तक कि अपने बेटे का चेहरा भी भूल गया हूँ, पुरानी तस्वीरों में देखकर ही याद कर पाता हूँ। मुझे मेरे बेटे से बात भी नहीं करने दी जाती थी। उसने अपने वीडियो में ये भी बताया कि मेरी पत्नी मेरे बेटे को औजार बनाकर मुझसे पैसा ऐंठना चाहती है। वो बता रहा था कि मेरी सास और साले ने मुझसे 16 लाख रुपए उधार लिए थे। उसके बाद मुझसे 50 लाख रुपए की और डिमांड कर रहे थे। जब मैंने वो पैसे देने से मना कर दिया तो मेरे साथ डर्टी गेम खेलना शुरू कर दिए। फिलहाल तीनों आरोपी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साला अनुराग सिंघानिया बेंगलुरु के जेल में बंद हैं। बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें 15 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया था। फिलहाल वो 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। फिलहाल इस घटनाक्रम का जिस तरह से पूरे देश में बातें चल रही हैं, पूरे देश के लोग गुहार लगा रहे हैं कि उस पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, उसके अस्थियों को इस तरह से गटर में विसर्जित नहीं करना चाहिए। जहाँ पे अस्थियों को विसर्जित किया जाता है, वहीं पे उसके अस्थियों को विसर्जित होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें और ठीक रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।